नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनीका अच्छी तरह से जानती थी कि क्रिस्टोफर ने बड़ी ही चालाकी से अनीका को वहां पर बुलाया था। अलग अलग गाड़ी और फिर बस में ट्रैवल करवाकर क्रिस्टोफर ने इस बात को पक्का कर लिया था कि चाहकर भी रोहित और उसके आदमी ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर अनीका कहाँ गई थी। क्रिस्टोफर ने अनीका से कहा, तुम्हारे सामने जो बढ़िया सा जहाज नजर आ रहा है उसी में मैं और अलेक्जेंडर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जहाज के बीचों बीच एक लंबी सी रस्सी टांग रखी है। तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बस वो रस्सी पकड़ो और चढ़कर जहाज में दाखिल हो जाओ। अनिका अब तक अच्छी तरह जान चुकी थी कि वह पूरी तरह से क्रिस्टोफर के चंगुल में फंस चुकी थी। क्रिस्टोफर के चंगुल से बाहर निकलना अनीका के लिए इस वक्त नामुमकिन था। अब अलेक्जेंडर को बचाने के लिए अनीका को क्रिस्टोफर की बात ही माननी थी। मगर तभी अचानक फोन के जरिए अनीका को क्रिस्टोफर के एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उस आदमी ने क्रिस्टोफर से कहा, बॉस, एक गड़बड़ हो गई है। यह काफ़ी पुराना जहाज है, इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। हम इसी समुद्र में नहीं उतार सकते। उस आदमी की बात सुनते ही क्रिस्टोफर काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। उस आदमी ने बात करते हुए क्रिस्टोफर से कहा, अरे तो इसमें मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है। जिस आदमी के पास पैसों की कमी ना हो उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी के अभी अगल बगल में खड़ी कोई भी शिप खरीद लो। अगर 4 गुना पैसा चुकाते हैं तो कोई भी मालिक तुम्हें अपनी शिप दे देगा। तभी उस आदमी ने क्रिस्टोफर से कहा, सर वही तो मेन प्रॉब्लम है। हमारे सारे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए हैं। उनमें फंड की कमी के कारण हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्रिस्टोफर ने हैरान होते हुए अपने आदमी से पूछा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इंपीरियल ग्रुप कंगाल नहीं हो सकता। वह इस दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप है और फंड की कमी कैसे हो सकती है? तभी उस आदमी ने धीमी आवाज में क्रिस्टोफर से कहा, सर इंपीरियल ग्रुप को फंड की कमी नहीं हो सकती, मगर मुझे लगता है कि किंग ने इंपीरियल ग्रुप से हमें मिलने वाले पैसों पर रोक लगा दी है। हम पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। फिर क्रिस्टोफर ने अपने आदमी से कहा, यह किंग इतनी आसानी से मुझे अपना मिशन पूरा नहीं करने देगा। अनिका ने फोन पर सारी बातें सुन ली थी, इसलिए क्रिस्टोफर जब लंबे वक्त पर फोन पर खामोश रहा तो अनिका ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए क्रिस्टोफर से कहा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सौदा कर सकती हूँ जिसमें तुम्हारे प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। क्रिस्टोफर फोन पर खामोश रहा। वह अनिका का सौदा अच्छी तरह से समझना चाहता था। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए क्रिस्टोफर से कहा, देखो मैं तुम्हें इतने पैसे दे सकती हूँ कि तुम आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। मुझे V16 पावर ड्रग की वो आखिरी डोज भी नहीं चाहिए। बस मुझे मेरा बेटा दे दो। मैं अलेक्जेंडर को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम जहाज तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में एक छोटा मोटा आइलैंड खरीद सकते हो अब और अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकते हो। V16 ड्रग भी तुम्हारा और पैसे भी तुम्हारे। अब अलेक्जेंडर मुझे वापस कर दो। अनीका अच्छी तरह जानती थी कि क्रिस्टोफर के पास इस वक्त सौदा मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अनीका ने V16 पावर ड्रग का सौदा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह जानती थी कि यह ड्रग हासिल करने के बाद क्रिस्टोफर इसके वक्त तक नहीं रुक सकता था। क्रिस्टोफर ने जरूर अब तक अपने शरीर पर V16 पावर ड्रग को इंजेक्ट कर लिया होगा। अनीका अच्छी तरह जानती थी कि अलेक्जेंडर को बचाने के लिए अब उसे V16 पावर ड्रग नहीं मिलने वाला था। अनीका का सौदा सुनकर हैरान क्रिस्टोफर ने अनीका से पूछा, चलो पैसे के मामले में मैं तुम्हारा सौदा समझ सकता हूँ, मगर तुम इतनी आसानी से V16 पावर ड्रग देने को क्यों राजी हो गई? इस बात का जवाब देते हुए अनीका ने क्रिस्टोफर से कहा, देखो अलेक्जेंडर के नसीब में अगर यही लिखा है तो यही सही। मैं एक डॉक्टर हूँ। कई दूसरे तरीके हैं मेरे पास अपने बेटे की जान बचाने के लिए। बस तुम मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। अनीका ने मन ही मन सोच लिया था कि अगर V16 पावर ड्रग को अब हासिल करना नामुमकिन था, कम से कम वह अलेक्जेंडर को अपने साथ रखकर वह उसकी बची खुशी जिंदगी के में उसे बहुत प्यार देगी, जिससे अलेक्जेंडर इतने सालों तक दूर रहा था। अनीका अलेक्जेंडर से एक पल के लिए भी बिछुड़ना नहीं चाहती थी। अलेक्जेंडर के बारे में सोच कर अनीका की आंखें भरने लगी थी, मगर वह अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त इमोशन से ज़्यादा उसे
प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना बेहद ज़रूरी था। क्रिस्टोफर के चंगुल से अलेक्जेंडर को बचाने के लिए अनिका को कोई ना कोई तरकीब सोचनी थी। अनिका ने क्रिस्टोफर को जो ऑफर दी थी उसमें हर तरह से क्रिस्टोफर की जीत थी। एक तरफ से अनिका ने क्रिस्टोफर को वो दिया था जो हमेशा से क्रिस्टोफर ने चाहा था, बेशुमार पैसा और V16 पाउडर ड्रग के सारे पावर्स। इतने पैसे और इतना पावर लेकर क्रिस्टोफर दुनिया में कहीं भी जा सकता था। अनिका की ऑफर सुनकर कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, सचमुच तुम्हारी ऑफर गजब की है। ठुकराने का तो कोई चांस नहीं, मगर मेरा नाम भी क्रिस्टोफर है। इतनी आसानी से तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। मुझे तुम्हारी यह ऑफर मंजूर नहीं है। मैं किसी भी हालत में तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। क्रिस्टोफर की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई थी। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि क्रिस्टोफर को सब कुछ मिलने के बावजूद वह इस तरह की जिद क्यों कर रहा था। क्रिस्टोफर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, एक काम करो, वह पीछे वाले वेयर हाउस में जाकर मेरा इंतजार करो। मैं वहीं अपने आदमियों को भेजता हूँ, वह तुम्हें मुझ तक पहुँचा देंगे। एक लंबी सांस छोड़ते हुए क्रिस्टोफर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अब क्रिस्टोफर किस तरह का खेल खेल रहा था, मगर अलेक्जेंडर की सलामती के लिए अनिका को क्रिस्टोफर की बात माननी ही थी। अनिका उस पुराने वेयर हाउस में पहुंची तो अनिका ने देखा कि चारों ओर जंग लगे कंटेनर्स पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उस वेयर हाउस में किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा था। एक के ऊपर एक रखे बड़े बड़े कंटेनर्स की ऊंचाई किसी 10 मंजिल इमारत से कम नहीं थी। अनिका उस वेयर हाउस के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। वेयर हाउस में चारों तरफ कोई नजर नहीं आ रहा था। अनिका को क्रिस्टोफर ने जो फ़ोन दिया था उस फ़ोन में भी कीपैड नहीं था। वह चाहकर भी किसी को फ़ोन नहीं लगा सकती थी। अनिका किसी तरह रोहित को कोई इशारा या कोई सिग्नल भेजना चाहती थी जिससे रोहित और उसके आदमी अनिका तक पहुंच सके, मगर अनिका अच्छी तरह जानती थी कि जो फ़ोन उसके हाथ में था उस फ़ोन के जरिए रोहित तक सिग्नल पहुंचाना नामुमकिन था। अनिका जो हमेशा ही होशियार और सतर्क रहती थी, आज खुद उस अनिका को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अनिका को अपनी जान की परवाह नहीं थी, मगर अनिका जानती थी कि क्रिस्टोफर एक इस किस्म का खतरनाक आदमी था जो अपने मकसद पूरा होने के बाद अलेक्जेंडर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अनिका अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि रोहित का प्लान क्या था। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग को रोककर रोहित ने पहले ही क्रिस्टोफर को कंगाल कर दिया था। रोहित ने सोचा होगा कि क्रिस्टोफर के फंडिंग को रोकने के बाद वह क्रिस्टोफर को अपने खतरनाक प्लान में कामयाब होने से रोक लेगा, मगर खुद अनिका ने भी यह नहीं सोचा था कि रोहित की पूरी प्लानिंग समझने के बावजूद क्रिस्टोफर इस तरह से पलट जाएगा। जैसे ही अनिका को पता चला कि क्रिस्टोफर की खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को फंड की कमी महसूस होने लगी थी, तब अनिका ने रोहित का प्लान समझ लिया था और उसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए अनिका ने क्रिस्टोफर को लुभावनी ऑफर दे दी थी। अनिका जानती थी कि क्रिस्टोफर के पास अनिका की ऑफर मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर क्रिस्टोफर ने ऑफर ठुकरा कर अनिका को चौंका दिया था। अनिका लगभग आधे घंटे तक उस वीरान वेयर हाउस में क्रिस्टोफर या उसके आदमियों का इंतजार करती रही, मगर काफ़ी देर तक उस वेयर हाउस में कोई नज़र नहीं आया। तभी अचानक वेयर हाउस के बीचों बीच खड़ी अनिका को नन्हे से अलेक्जेंडर की आवाज़ सुनाई देने लगी। नन्हा सा अलेक्जेंडर अनिका को पुकारते हुए कह रहा था, मम्मा मैं यहाँ हूँ। खाली वेयर हाउस में नन्हे से अलेक्जेंडर की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से गूंजने लगी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आवाज़ किस ओर से आ रही थी, क्योंकि अनिका वेयर हाउस के बीचों बीच खड़ी थी। अलेक्जेंडर की आवाज़ हर जगह से गूंज रही थी। वेयर हाउस की दीवारों से टकराकर अनिका को अलेक्जेंडर की आवाज़ हर कोने में सुनाई दे रही थी। चिल्ला चिल्ला कर अलेक्जेंडर को पूछने लगी, बेटा कहाँ हो, मैं तुम्हें बचा लूँगी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। तभी अचानक अनिका के कानों पर किसी के दौड़ने की आवाज़ पड़ी, मगर वह दौड़ने की आवाज़ भी वेयर हाउस की दीवारों से टकराकर हर तरफ से गूंजने लगी। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि उसे अलेक्जेंडर को बचाने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ना था। अनिका जोर जोर से अलेक्जेंडर को पुकारती रही, मगर अब अलेक्जेंडर की आवाज़ कहीं से नहीं आ रही थी। अनिका जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, क्रिस्टोफर अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अनिका ने कभी सोचा नहीं था कि वह जिंदगी में कभी इतनी लाचार और विवश होगी। तभी अचानक अनिका के कानों पर वेयर हाउस के पीछे वाले दरवाजे के खुलने की आवाज़ पड़ी। दरवाज़ा काफ़ी पुराना था, जिस पर जंग लग चुका था, जिसकी वजह से दरवाज़ा काफ़ी धीरे धीरे खुल रहा था।
दरवाजा खुलते ही बाहर से तेज रोशनी अनिका की आंखों पर पड़ने लगी। तेज रोशनी की वजह से अनिका को आने वाले शख्स का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, मगर कदमों की आहट से अनिका को अंदाजा हो रहा था कि वह शख्स लगातार अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। धीरे धीरे अनिका को आने वाले शख्स का चेहरा धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा। जब वह शख्स अनिका के ठीक सामने आया तब अनिका यह देखकर हैरान हो गई कि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वह आशीष डोगरा था। आशीष ने अनिका को देखते हुए अपने चेहरे से चश्मा उतारा और तेज सांस लेते हुए अनिका से पूछने लगा, क्या हुआ अनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्रिस्टोफर ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊं। तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोल ले अकेले नहीं लेना चाहिए था। तुम्हें क्रिस्टोफर से मिलने नहीं आना चाहिए था। अनिका हैरानी से आशीष के चेहरे को देखने लगी। आशीष के चेहरे पर अनिका के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी। आशीष ने अपना चश्मा फिर से पहनते हुए अपना सिर झुकाकर अनिका से कहा, देखो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के कब्जे में है, मगर तुम चिंता मत करना। कुछ देर आशीष को गौर से देखने के बाद अनिका ने अचानक ही आशीष से कहा, अभी अपने चेहरे से नकाब हटा दो क्रिस्टोफर और खुल के बात करो। अनिका की बात सुनकर आशीष हैरान रह गया। अनिका की बात सुनकर आशीष को कुछ देर के लिए गौर से अनिका को देखता रहा। धीरे धीरे आशीष के चेहरे के रिएक्शन बदलने लगे। उसकी आंखें जुनून से लाल होने लगी और चेहरा कांपने लगा। आशीष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का जानवर जाग रहा था। कुछ देर तक अनिका को घूर घूर कर देखने के बाद आशीष ने अचानक ही अपने चेहरे से चश्मे को उतारा और उसे जमीन पर फेंक दिया। हमेशा ही सॉफ्ट और जेंटल नजर आने वाला आशीष आज कुछ अलग ही लग रहा था। उसके मासूम से चेहरे पर हैवानियत झलक रही थी। धीरे धीरे आशीष ने अपनी शर्ट बाहर निकाली और स्लीव के बटन खोलकर स्लीव ऊपर चढ़ाने लगा। आशीष के चेहरे के हाव भाव को देखकर अनिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और आशीष से कहा, थक चुके होगे तुम एक्टिंग कर करके, अब तो एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मुझे बताओ कि अलेक्जेंडर कहाँ है? अनिका का सवाल सुनते ही आशीष ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से कहा, अरे बस करो, क्या ये अलेक्जेंडर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया तुमने, मगर 25 बार अलेक्जेंडर का नाम पुकार चुकी हो। अनिका जब से आशीष को मिली थी वह हमेशा ही उसे एक जेंटलमैन नजर आता था। आशीष के कपड़े पहनने का तरीका, उसके बात करने का ढंग, सब कुछ काफ़ी एलिगेंट था, मगर आज जो आदमी अनिका के सामने खड़ा था वह आशीष नहीं था। आशीष की आवाज़ में वह हैवानियत नजर आ रही थी। अपना एक पैर जोर से जमीन पर पटकते हुए आशीष ने अनिका से कहा, तुम्हें अगर अलेक्जेंडर चाहिए तो चलो पहले मुझे अपना मालिक बुलाओ। पहले मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे। इतने दिनों से तुम्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम मानते ही नहीं। अगर पहले ही तुमने मुझे अपना मालिक बना लिया होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। आशीष को देखकर अनिका को अंदाजा हो गया था कि आशीष के सिर पर खून सवार था। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि आशीष के मन में अब अनिका के लिए काफ़ी फीलिंग थी, मगर वह फीलिंग कुछ देर तक एक जंगली भेड़िए की तरह वेयर हाउस में यहाँ से वहाँ घूमता रहा। मन ही मन कुछ सोचने के बाद वह अचानक ही तेज सांसें लेने लगा और अनिका को घूर घूर कर देखने लगा। अनिका समझ चुकी थी कि आशीष किसी भी वक्त अनिका पर अटैक कर सकता था, इसलिए अनिका भी अपना डिफेंस करने के लिए तैयार हो चुकी थी। अचानक आशीष जोर से किसी जंगली भेड़िए की तरह दहाड़ा और अनिका की ओर दौड़ पड़ा। अनिका को अपना डिफेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अनिका यह भी जानती थी कि सिर्फ आशीष जानता था कि अलेक्जेंडर कहाँ था, इसलिए अपना डिफेंस करते वक्त अनिका को यह भी ध्यान रखना था कि आशीष को जान से ना मार दे। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि अपने सामने खड़े राक्षस को वह क्या कहकर पुकारे, आशीष या क्रिस्टोफर। मगर वह जो कोई भी था, कल तक जिसकी आंखों में अनिका के लिए प्यार नजर आता था, आज उसकी आंखों में अनिका के लिए बेहद जुनून नजर आ रहा था। जैसे ही आशीष दौड़कर अनिका पर अटैक करने के लिए अनिका के बिल्कुल करीब पहुंचा, तब आशीष ने एक जोर की छलांग लगाई और अपने हाथों की पूरी ताकत इस्तेमाल कर अनिका के सिर पर मुक्का मारने की कोशिश की। मगर इससे पहले कि आशीष का मुक्का अनिका के चेहरे पर लगता, आशीष के ही दूसरे हाथ ने अपने एक हाथ को ऐसा करने से रोक लिया। आशीष ने अपने हाथ को एक झटके से जमीन पर गिरा दिया। जमीन से खड़े होते हुए आशीष ने बगल में पड़ा हुआ चश्मा उठाकर अपनी आंखों पर लगा दिया और अपने एक हाथ से अपना कॉलर पकड़ते हुए कहने लगा,
क्रिस्टोफर, अगर तुमने अनिका को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जाने दो उसे, उसका कोई कसूर नहीं है। आशीष को अपने ही साथ लड़ते हुए देखकर अनिका चौंक गई। अचानक ही आशीष ने जिस हाथ से अपने कॉलर को पकड़ रखा था, उस हाथ को दूसरे हाथ से झटकते हुए उसने अपने आप से कहा, देखो आशीष, मेरे रास्ते में मत आना, आज मेरे सिर पर खून सवार है। आज मैं किसी भी हालत में इस लड़की को अपना गुलाम बना कर रहूंगा। तुम्हारी कमजोरी को अब मैं अपने मिशन का पत्थर नहीं बनने दूंगा। ये कहते हुए आशीष ने अपने ही चेहरे चश्मे उतार कर जमीन पर फेंक दिए। कुछ देर बाद आशीष ने फिर से जमीन पर पड़े हुए चश्मे को उठाकर पहन लिया और अपने आप को मारते हुए कहने लगा, देखो अलेक्जेंडर को जाने दो, वह एक छोटा सा बच्चा है, वह अनिका का बेटा है, उन दोनों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। कुछ देर के लिए आशीष अपने ही साथ एक आर्गुमेंट में उछल पड़ा। आशीष की इस हरकत को देखकर अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। अनिका एक डॉक्टर थी, वह अच्छी तरह समझ सकती थी कि मानसिक तौर पर अगर कोई इंसान इस तरह से बिहेव करने लगे उसका मतलब क्या था। अनिका के सामने जो इंसान खड़ा था वह न सिर्फ आशीष था बल्कि क्रिस्टोफर भी था। आशीष स्लीप पर्सनैलिटी का शिकार था। कुछ देर बाद आशीष ने अपने ही साथ लड़ते हुए अपने ही शरीर पर लातों और गुस्सों से वार करना शुरू कर दिया। अपने साथ कुछ देर हाथापाई करने के बाद आशीष धड़ाम से जमीन पर गिर गया। आशीष के शरीर में कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रही थी। जब अनिका धीरे धीरे आशीष के पास गई तब अचानक ही आशीष झटके से अपनी जगह से उठा और जोर से खांसने लगा। अनिका बड़े ही ध्यान से आशीष के चेहरे को देख रही थी। अनिका यह कंफर्म करना चाहती थी कि इस वक्त उसके सामने जो आदमी खड़ा था वह आशीष था या क्रिस्टोफर। अपने ही साथ लड़ते हुए आशीष के चश्मे जमीन पर गिर गए थे। जमीन पर गिरे चश्मे को उठाकर वह अपनी शर्ट पर लगी धूल को पूछने लगा और अनिका से कहने लगा, डरो मत, मैं आशीष हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि अपने सामने खड़े इंसान पर उसे भरोसा करना भी चाहिए या नहीं। अनिका ने धीमी आवाज़ में अपने सामने खड़े आशीष से इंसान से पूछा, कौन हो तुम, आशीष डोगरा या फिर क्रिस्टोफर। अनिका के सवाल पर आशीष कुछ देर के लिए अपना सिर झुकाकर बस खड़ा रहा। अनिका ने जब गौर से आशीष के चेहरे की ओर देखा तो आशीष का चेहरा बिल्कुल पहले वाले आशीष की तरह नजर आ रहा था। उसकी आंखों में बेहद शर्मिंदगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। कुछ देर बाद अपनी नजरें उठाकर आशीष ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं आशीष हूँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैरान अनिका ने अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद आशीष से कहा, इसका मतलब यह हुआ कि आशीष और क्रिस्टोफर दोनों तुम ही हो। आशीष अब अच्छी तरह से जान चुका था कि अनिका से कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं था। आशीष ने अनिका से दूर जाते हुए धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, जब मैं 6 साल का था तब क्रिस्टोफर का जन्म हुआ था। तब से लेकर अब क्रिस्टोफर मेरे ही साथ रहता है, मेरे ही शरीर में और मेरे ही मन के अंदर। मैंने बार बार उसे धमकी देने की कोशिश की, अगर वह तुम्हें परेशान करना बंद नहीं करेगा तो मैं इस शरीर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। मगर क्रिस्टोफर किसी से नहीं डरता, मुझसे भी नहीं और मौत से भी नहीं। अनिका एक डॉक्टर होने के नाते अच्छी तरह से समझ सकती थी कि स्लीप पर्सनैलिटी वाले पेशेंट क्या महसूस करते थे। वह इस वक्त अच्छी तरह से जानती थी कि जो हरकतें क्रिस्टोफर किया करता था उनका आशीष के साथ कोई लेना देना नहीं था। आशीष पूरी तरह से एक अलग इंसान था, जबकि क्रिस्टोफर आशीष के ही मन के अंदर पैदा हुआ एक और शख्स था। मगर अक्सर ऐसी पर्सनैलिटी एक इंसान के अंदर पैदा होने का कोई कारण होता था तो कोई ऐसा कारण जिसका उस इंसान की ज़िंदगी से बहुत गहरा नाता था। अनिका ने धीमी आवाज़ में आशीष से पूछा, यह क्रिस्टोफर का जन्म कैसे हुआ। आशीष अच्छी तरह से समझ सकता था कि अनिका उससे क्या पूछना चाहती थी। आशीष ने अपना सिर झुकाकर अनिका से कहा, जब बचपन में मुझे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के तौर पर किडनैप कर लिया, अंधेरे कमरे में कैद कर लिया गया था मुझे, उस वक्त मैं काफ़ी घबराया हुआ था। एक के बाद एक सारे बच्चों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के तौर पर पावर ड्रग का इंजेक्शन लगाया गया। मेरे इर्द गिर्द एक के बाद एक बच्चों की मौत होने लगी। यह सब कुछ देखकर मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे बहुत जल्दी मेरी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मेरे मन का डर बढ़ता गया कि क्या मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मैं सारे बच्चों से सबसे ज़्यादा कमज़ोर था।
बाकी बच्चे काफ़ी आसानी से मुझे डराने धमकाने में कामयाब हो जाते थे, मगर अपने आप को बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाता था। फिर एक के बाद एक उन बच्चों की मौत होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी भी दिन मेरी भी मौत हो सकती है। कुछ बच्चों के शरीर के अंदर पावर ड्रग ने ऐसे बदलाव लाए थे कि उनके शरीर में जंगली जानवरों जैसी ताकत आ गई थी। वह बच्चे दूसरे बच्चों को मारते हैं, कभी कभी इतना मारते कि उन बच्चों की मार की वजह से ही कोई बच्चों की मौत हो गई थी। यह बात बिल्कुल सच है। पावर ड्रग के साइड इफेक्ट में जितने बच्चों की जान गई है, उतने ही बच्चे एक दूसरे के साथ लड़कर मरे हैं। बस ठीक उसी वक्त क्रिस्टोफर ने मेरे अंदर जन्म लिया। पहले तो क्रिस्टोफर मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ था। मेरी जिंदगी में आई हर मुसीबत को वह काफ़ी आसानी से सोल्व कर देता। वह किसी से नहीं डरता था। जो बच्चे मुझ पर जोर आजमाइश करते थे और मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाया करते थे, उन बच्चों को क्रिस्टोफर आसानी से अपने काबू में कर लेता था। क्रिस्टोफर के आने के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई थी। क्रिस्टोफर मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। वह हमेशा मुझसे कहता था कि अगर ज़िंदगी में मुझे कभी भी उसके सहारे की ज़रूरत हो तो बस वह मेरी मदद करने के लिए हाजिर हो जाएगा। मैं भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस करने लगा था। बस उस दिन के बाद अचानक मुझे ज़िंदगी जीने का एक नया मकसद नज़र आने लगा। मैं भी जीना चाहता था। जब भी मैं अपने आप को कमज़ोर या अकेला महसूस करता, तब ना जाने कहां से क्रिस्टोफर आ जाता। वह हमेशा मेरी मदद करता है, मगर देखते ही देखते क्रिस्टोफर मेरी अपनी पर्सनैलिटी पर भारी पड़ने लगा। वह मुझे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करने लगा। अगर मैं जरा सा भी घबराहट महसूस करता तो तुरंत क्रिस्टोफर मुझ पर हावी हो जाता। कहीं ना कहीं जिस क्रिस्टोफर ने मुझे जीने की ताकत दी थी, उसी क्रिस्टोफर की वजह से मेरे मन का डर बढ़ता गया। जैसे जैसे मेरा डर बढ़ता गया, मेरे ऊपर क्रिस्टोफर का काबू और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। मेरा यकीन मानो अनिका, मैं तुम्हें और अलेक्जेंडर को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, मगर क्रिस्टोफर से लड़ने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था। क्रिस्टोफर ने मेरे ऊपर इस तरह से कब्जा कर लिया है मानो क्रिस्टोफर ने मुझे अपने ही शरीर में जकड़ कर रखा है। अनिका अच्छी तरह समझ सकती थी कि आशीष उससे क्या कहना चाहता था। अनिका इस तरह के पेशेंट की हालत अच्छी तरह से समझ सकती थी। अनिका कुछ देर तक हैरान होकर आशीष को देखती रही और आशीष ने अटकती हुई आवाज़ में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है, वह है किंग। मैं जितना क्रिस्टोफर से नफरत नहीं करता, उससे कई ज़्यादा किंग से नफरत करता हूँ। औरतों के साथ ज़बरदस्ती करना, उन्हें ज़बरदस्ती अपने बच्चे की माँ बनाना, जैसे किंग का शौक हो गया था। फिर अपने ही बच्चों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का भाग बनाकर वह एक अंधेरे कमरे में कैद कर देता। उस कमरे में जितने छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे, उनमें से कई सारे बच्चे मेरे भाई बहन थे। किंग ने कई औरतों के साथ ज़बरदस्ती करके उन्हें माँ बनाया था। यह बात क्रिस्टोफर भी अच्छी तरह से जानता है और वह किंग के साथ बदला लेना चाहता है, मगर किंग से बदला लेने की हवस में क्रिस्टोफर कब खुद किंग जितना हैवान हो गया, यह खुद क्रिस्टोफर भी नहीं जानता। मगर मेरी अंधेरी जिंदगी में तुम्हारी माँ ने मुझे रोशनी दिखाई थी। उस वक्त तुम्हारी माँ ने ही मुझे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के चंगुल से बचाया था। मैं तुम्हारी माँ के एहसानों को कभी भूल नहीं सकता। तुम्हारी माँ में वह हिम्मत थी जो खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से भी टकरा सकती थी। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को चकमा देने के बाद तुम्हारी माँ मुझे भी अपने साथ उस ऑर्गेनाइजेशन से लेकर निकली। मेरा यकीन मानो अनिका, तुम्हारी माँ की इतनी एहसान है मेरे ऊपर कि मैं चाहकर भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता। अनिका को धीरे धीरे आशीष की हर बात पर यकीन होने लगा था। वह अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि आशीष अपनी ही स्लीप पर्सनैलिटी के हाथों मजबूर था। क्रिस्टोफर जब भी आता था, वह आशीष पर हावी हो जाता था। आशीष जब भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करता, क्रिस्टोफर उसके दिमाग पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लेता था। आशीष ने अपनी नज़रें झुकाते हुए अनिका से कहा, जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो काफ़ी रिलैक्स महसूस करता हूँ और इसलिए कभी तुम्हारे सामने क्रिस्टोफर बाहर नहीं आ पाया। मगर आज जब तुमने वह ऑफर दी कि तुम क्रिस्टोफर को पैसे देकर अलेक्जेंडर को अपने साथ ले जाओगी, तो हमेशा हमेशा के लिए मुझे और क्रिस्टोफर से दूर हो जाओगी, तो कहीं ना कहीं मेरे मन का डर बढ़ने लगा। तुमसे दूर होना मानो मेरे लिए एक मानसिक कमजोरी है और उसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर क्रिस्टोफर ने मेरे दिमाग पर काबू कर लिया और तुम पर अटैक कर लिया।
मगर आज जिंदगी में पहली बार मैंने क्रिस्टोफर को रोका। क्रिस्टोफर की पर्सनैलिटी पर काबू पाने का यह मेरा पहला कदम था। आशीष की पूरी बात सुनने के बाद अनिका को यह तो पता चल गया था कि आशीष अनिका के अतीत से जुड़ी कई पुरानी बातें जानता था। अनिका किसी भी हालत में अपनी प्रेगनेंसी का राज जानना चाहती थी। अनिका ने आशीष से पूछा, क्या तुम मेरी प्रेगनेंसी का राज जानते हो? मैं रोहित के बच्चों की माँ कैसे बनी? आशीष ने अनिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ मैं जानता हूँ। आशीष डोगरा की बातों को सुनकर अनिका कहीं ना कहीं समझ गई थी कि आशीष को जरूर अनिका के अतीत के बारे में बहुत कुछ पता था। अनिका की आंखों में आंखें डालकर आशीष ने कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उन सब का गवाह मैं हूँ। तुम्हारी प्रेगनेंसी से जुड़े सारे राज मैं जानता हूँ, मगर 6 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था ये जानने के लिए तुम्हें सालों पहले तुम्हारी और मेरे साथ क्या हुआ था ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं किंग से नफरत करता हूँ। उस नफरत की एक बहुत गहरी वजह है। मेरी माँ की शादी डोगरा परिवार में हुई थी, मगर शादी के कुछ ही महीनों बाद किंग ने मेरी माँ को अगवा कर लिया और मेरी माँ की तरह कई जवान लड़कियों को किंग ने दुनिया के हर कोने से अगवा करवाया था। कई दिनों तक मेरी माँ और मेरी माँ जैसी कई लड़कियों को किंग ने बंदी बना कर रखा था। वह जब चाहे किसी भी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता, उन्हें अपने बच्चे की ज़बरदस्ती माँ बनाता और फिर उन्हीं बच्चों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में भेज देता। मेरा जन्म भी किंग की ज़बरदस्ती का नतीजा था। किंग काफ़ी ताकतवर था, इसके लिए उसके खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। किंग से दुश्मनी मोल लेने का मतलब यह होता था कि पूरे परिवार की जान को खतरे में डालना। मेरे जन्म के बाद मेरे नाम के पीछे डोगरा परिवार का नाम लगा दिया गया। मैंने भी हमेशा ही अपने नाम को डोगरा परिवार का हिस्सा ही समझा, मगर मन ही मन किंग के लिए मेरे मन में नफरत बढ़ती गई। मुझे भी बाकी बच्चों की तरह ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का शिकार बनाया गया। मेरे अंदर पावर ड्रग को इंजेक्ट कर दिया गया। पावर ड्रग V15 यानी कि 16 के बनने के सारे फॉर्मूले खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के पास मौजूद थे। तुम्हारी माँ स्वाति मल्होत्रा ने 15 ड्रग का आखिरी डोज भी बना लिया, जिसके बाद इंसान के शरीर के सारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। और अगर V16 पावर ड्रग के हाथ लग जाता तो किंग हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया का मालिक बन जाता। किंग की यही ख्वाहिश थी कि वह हजारों बच्चों को जन्म देकर V16 पावर ड्रग अपने शरीर में इंजेक्ट करके अमर हो जाना चाहता था। मगर तभी तुम्हारी माँ को पता चला कि खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के कितने खतरनाक इरादे थे, और इसलिए तुम्हारी माँ ने यह बात फैला दी कि उसने भी V16 पावर ड्रग को बनाया ही नहीं था। मौका मिलते ही तुम्हारी माँ खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर भाग निकली, मगर किंग इतना ताकतवर था कि चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाती, किंग उसे आसानी से पकड़ लेता। तुम्हारी माँ के लिए यह बहुत ज़रूरी हो गया था कि वह अपना नाम बदलकर गुमनाम हो जाए और किसी ऐसे छोटे से शहर या गांव में चली जाए जहां किंग के लंबे हाथ उस तक ना पहुंच सके। आशीष की यह बात सुनकर अनिका को समझ में आया कि आखिर स्वाति मल्होत्रा ने करण गुलेरिया को धोखा क्यों दिया था। अगर वह करण के साथ रहती तो न सिर्फ उसकी खुद की जिंदगी खतरे में रहती, बल्कि करण और गुलेरिया परिवार की जान भी जोखिम पे आ जाती। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मगर स्वाति मल्होत्रा के भागने के बाद स्वाति मल्होत्रा को हर जगह किंग ने उसे अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे पहला नाम किंग ने स्वाति मल्होत्रा का रख दिया था। स्वाति मल्होत्रा इतनी चालाक थी कि कई सालों तक वह अपने आप को किंग और उसके आदमियों से बचाने में कामयाब रही, मगर एक दिन किंग के आदमी स्वाति मल्होत्रा तक पहुंच गए और शायद तुम्हारी जान बचाने के लिए स्वाति मल्होत्रा ने अपनी जान कुर्बान कर दी। धीरे धीरे अनिका की आंखों से अपने अतीत से जुड़े और स्वाति मल्होत्रा के अतीत से जुड़े हर राज खुलने लगे। कुछ देर की खामोशी के बाद अनिका ने आशीष से पूछा, मगर तुम लोगों ने, मेरा मतलब है कि किंग ने रोहित को ही क्यों चुना था मेरे लिए? आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तब तक किंग को पता चल चुका था कि रोहित भी उन्हीं का खून है। रोहित की माँ किंग की बायोलॉजिकल औलाद थी और अब किंग के पास वारिस कहने के लिए रोहित के अलावा और कोई नहीं था। किंग अच्छी तरह से जानता था कि मैं कुछ ही दिनों का मेहमान था और V16 पावर ड्रग अगर मुझे नहीं मिला तो मेरा बचना नामुमकिन था। इस हालात में किंग ने सालों पहले जितने भी बच्चों को जन्म दिया था वह सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के चलते अपनी जान गंवा चुके थे। बची थी तो सिर्फ रोहित की माँ आयशा, जो सालों पहले हंसराज मारवा के साथ शादी कर चुकी थी और रोहित को जन्म दे चुकी थी। आर्टिफिशियली
इंसेमिनेशंस के जरिए किंग ने ही अपने आदमियों की मदद से तुम्हें रोहित के बच्चों की मां बनाया और फिर सीसीटीवी फुटेज को बदलवा दिया। जब गौतम गुलेरिया ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर तुम किसके बच्चों की मां बनी हो, तो उसने अपने घर के सीसीटीवी फोटोज से कुछ नहीं नजर आया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज को किंग के आदमी ने बदल दिया था। किंग ने हर उस सबूत को मिटा दिया जो तुम्हें यह बता सके कि तुम्हारे बच्चों का बाप कौन था। आशीष की बात सुनकर अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना कुछ हो गया था, मगर वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी पीठ पीछे उसकी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा था। आशीष की बातें सुनने के बाद अनिका के दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। अनिका ने आशीष की आंखों में आंखें डालकर पूछा, और अलेक्जेंडर को कैसे छीन लिया गया मुझसे? कुछ देर खामोश रहने के बाद आशीष ने अपना सिर झुका लिया और अनिका से धीमी आवाज में कहा, अलेक्जेंडर को मैंने चुराया था। अनिका यह सुनकर हैरान रह गई। अलेक्जेंडर अनिका का पहला बच्चा था। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि तीनों बच्चों में सबसे पहले अनिका ने अलेक्जेंडर को जन्म दिया था, मगर अलेक्जेंडर की डिलीवरी से जुड़ी सारी बातें अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी। मगर अनिका को इतना याद था कि जब अनिका ने डिलीवरी के बाद कमजोरी की हालत में अपनी आंखें खोली थी, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके एक बच्चे को उससे चुराया जा रहा था और उसने नन्ही सिरिया को कसकर पकड़ लिया था। इसका मतलब साफ था कि अगर अलेक्जेंडर अनिका का बेटा था, तो सबसे पहले अनिका ने अलेक्जेंडर को जन्म दिया था और सबसे पहले अलेक्जेंडर ही अगवा हुआ था। आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, उस दिन जब क्रिस्टोफर को पता चला कि किंग का अगला वारिस जन्म देने वाला है, तो क्रिस्टोफर बेकाबू हो गया। मैंने क्रिस्टोफर को रोकने की काफ़ी कोशिश की, मगर क्रिस्टोफर ने मेरे दिमाग पर पूरी तरह से काबू पा लिया था। क्रिस्टोफर हॉस्पिटल पहुंचा। तुमने अलेक्जेंडर को जन्म दिया था। क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को लेकर वहां से फरार हो गया। किंग ने बदला लेने के लिए क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर के साथ वही किया जो सालों पहले हमारे साथ हुआ था। अलेक्जेंडर को पावर ड्रग का इंजेक्शन देकर क्रिस्टोफर ने अलेक्जेंडर को भी पावर ड्रग का मोहताज बना दिया। अलेक्जेंडर को एक खुफिया जगह पर छुपाकर क्रिस्टोफर शांत हो गया। जब मुझे होश आया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्रिस्टोफर बनकर क्या कुछ नहीं किया था। मैंने जब वापस अस्पताल पहुंचकर देखा कि गौतम गुलेरिया दूसरा बच्चा लेकर भी फरार हो गया था। मैंने काफ़ी देर तक गौतम गुलेरिया का पीछा करने की कोशिश की। छोटे से बच्चे को गौतम गुलेरिया कहाँ ले गया था, वह सब कुछ जानने के बाद मैंने सब कुछ रोहित को कॉल करके बता दिया। अनिका आशीष की बातें सुनकर एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़ने लगी। रोहित ने भी अनिका को यही बात बताई थी कि एक अनजान फ़ोन कॉल से रोहित को पता चला था कि मनाली के आउटशर्ट के ज़मीन में गड़ा किसी ने रोहित ने के बेटे को दफना दिया था। जब रोहित आर्यन को बचाने उस जगह पर पहुंचा था, तब आर्यन की सांसें लगभग बंद होने लगी थी। आशीष की बातों से साफ था कि आशीष ही वह इंसान था जिसने आवाज़ बदलकर उस वक्त रोहित को कॉल लगाया था। धीरे धीरे अनिका की आंखों के सामने उसके अतीत से जुड़ी हर बात साफ साफ नजर आने लगी थी। अनिका की जिंदगी से जुड़ा गहरा काला सच अब उसे साफ साफ नजर आने लगा था। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना कुछ हो गया था। न सिर्फ अनिका के साथ, बल्कि रोहित, अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन भी किंग के इतने बड़े षड्यंत्र का शिकार हुए थे। अनिका कभी सोच नहीं सकती थी कि एक आदमी दुनिया पर बादशाहत कायम करने के लिए इतना गिर सकता था। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि उसके सामने जो इंसान खड़ा था वही क्रिस्टोफर भी था, जिसने हजारों मासूमों की जान ली थी और वह दुनिया का सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर था। मगर कहीं ना कहीं अनिका को आशीष की हालत पर तरस भी आ रहा था। आशीष चाहकर भी क्रिस्टोफर को रोक नहीं पा रहा था। क्रिस्टोफर आशीष की मदद करने के लिए अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। क्रिस्टोफर आशीष की कमजोरी का नतीजा था। आशीष ने जो कहानी अनिका को सुनाई थी, उसके बाद की पूरी कहानी लगभग अनिका भी जानती ही थी। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर से किसी ने बहुत भारी बोझ उतार दिया था। इतने सालों से अनिका के मन में जो द्वंद्व चल रहा था और जो कशमकश चल रही थी, फाइनली उसका अंत आ गया था। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान अपनी ज़िंदगी जीते वक्त कभी कभी यह भी नहीं जान पाता कि उसकी ज़िंदगी से जुड़ी कितनी गहरी काली बातें होती हैं जो उन तक कभी पहुंचती ही नहीं।
अगर आशीष ने सब कुछ सच सच नहीं बताया होता तो शायद अनिका हमेशा के लिए इस बात से अनजान रहती कि आखिर अनिका के साथ क्या हुआ था। वे किस तरह रोहित के बच्चों की मां बनी थी और किस तरह अनिका के बच्चों को अनिका से चुराया गया था। अनिका यह भी जानती थी कि हालांकि स्वाति मल्होत्रा ने खुद ही V16 पावर ड्रग बनाया था, मगर स्वाति मल्होत्रा ने कभी भी पावर ड्रग का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहा था। मगर जाने अनजाने में स्वाति मल्होत्रा के आविष्कार ने अनिका की दुनिया तबाह करके रख दी थी और खुद स्वाति मल्होत्रा की जान चली गई थी। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान का टैलेंट ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता था। स्वाति मल्होत्रा के साथ ऐसा ही हुआ था। अगर स्वाति कोई आम औरत होती तो शायद उसके साथ इतना कुछ नहीं होता। वो करण गुलेरिया के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही होती, मगर सिर्फ V16 पावर ड्रग के आविष्कार के कारण स्वाति मल्होत्रा की जिंदगी में एक ऐसा जलजला आया जिसने उसकी बेटी की भी नहीं जान बचा पाई। कुछ देर बाद आशीष ने अपने चश्मे साफ करते हुए अपने चेहरे पर लगा लिए और अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर कुछ देर तक अनिका को देखता रहा। आशीष ने बिल्कुल शांत खड़ी अनिका को देखते हुए पूछा, तो अब क्या करना है तुम्हें? तुमने कुछ सोचा है अपनी जिंदगी के बारे में? इतना गहरा सच जानने के बावजूद अनिका के चेहरे पर कोई सिकन नजर नहीं आ रही थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि जिंदगी में जो भी परिस्थितियां अनिका के सामने रखी थी, उन सारी परिस्थितियों का अनिका को डटकर सामना करना होगा, चाहे वह उसकी अपनी जिंदगी हो या उसके बेटे अलेक्जेंडर की। आशीष के मुंह से इतनी बड़ी कहानी सुनने के बाद अनिका अभी भी कहानी के हर पहलू को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रही थी। अनिका बार बार अपने दिमाग में आशीष की कहानी का एक सीक्वेंस बनाकर उसे जोड़कर देखना चाहती थी। तभी अचानक आशीष ने धीरे से अपने कदम अनिका की ओर आगे बढ़ाते हुए पूछा, अच्छा, मैं तो इतना अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम पहले से जानती थी कि मैं क्रिस्टोफर हूँ। मुझे यह बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं ही क्रिस्टोफर हूँ? आशीष की आंखों में काफी बेचैनी नजर आ रही थी। वह जानना चाहता था कि आखिर अनिका को कैसे पता चला कि वही क्रिस्टोफर था। अनिका ने आशीष की बात का जवाब देते हुए कहा, यह तो बड़ा आसान था। सबसे पहले जब स्पेशल डिपार्टमेंट को पता चला कि क्रिस्टोफर किस 7 स्टार होटल में रुका है, तो हम उस 7 स्टार होटल में पहुंचे। तब मैंने अपने आदमियों से कहा था कि वह होटल पर नजर रखे। जब मैं वहां पहुंची तब मैंने तुम्हें होटल के गेट के बाहर निकलते हुए देखा। हर बार जब भी स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग क्रिस्टोफर को अरेस्ट करने के करीब पहुंचते तो बचकर निकल जाता, मगर तुम वहां पाए जाते। यह बात मेरे दिल में सस्पेंस खड़ा करने के लिए काफ़ी थी। मगर एक बात मुझे आज भी समझ नहीं आ रही है कि तुमने अपने आप को स्पेशल डिपार्टमेंट के हवाले क्यों कर दिया। आशीष ने अनिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मैं सचमुच स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद करना चाहता। मैं खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से नफरत करता हूँ। मैं उसे अंदर से खोखला बनाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था। अपनी बात पूरी करने के बाद आशीष ने अनिका से पूछा, मगर क्या सिर्फ इतनी सी बात से तुमने अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं ही असली क्रिस्टोफर हूँ? अनिका ने फिर से अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, नहीं, ऐसी काफ़ी बातें थी जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदलता गया। हालांकि तुम जिस तरीके से मेरे साथ बात करते थे, कदम कदम पर मेरी मदद करते थे, उससे मुझे यह तो यकीन हो गया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मेरी मदद करना चाहते हो। मगर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे तुम्हारी हर बात पर शक होने लगा था। पहले मैंने सोचा था कि तुम मेरा विश्वास जीतकर बाद में मुझे धोखा देना चाहते हो, मगर तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बल्कि गुजरते वक्त के साथ तुम मेरी ज़्यादा मदद करने लगे। मगर फिर भी एक वक्त आया जब तुमने अपनी एक बैक स्टोरी बताई। तुमने मुझसे कहा कि पावर ड्रग ने तुम्हारे शरीर के अंदर जो बदलाव किए थे, उसकी वजह से तुम्हारा शरीर हीट रेजिस्टेंट बन गया था। मगर जब तुम मेरी जान बचाने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और शक्तिशाली गैंडे के साथ मुकाबला करने लगे थे, तब तुम काफ़ी इंजर्ड हुए थे। अस्पताल में जब तुम्हारा इलाज हो रहा था, तब एक रात मैं तुमसे मिलने आई थी। नर्स ने मुझे बताया कि किस तरह तुम दिन रात मुझे याद करते हो और तुम्हारी हालत कितनी बुरी है। तब तुम्हारा बॉडी एग्जामिन करते वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस की कि तुम्हारे शरीर पर मुझे जलने के मार्क्स नज़र आए। मगर तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी बॉडी हीट रेजिस्टेंट है, और अगर हीट रेजिस्टेंट बॉडी है तो तुम्हारे शरीर पर जलने के मार्क्स कैसे हो सकते थे? तुम कई दिनों से अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, और सचमुच अगर तुम्हारी बॉडी हीट रेजिस्टेंट थी तो इतनी देर से तुम्हारे जलने के मार्क्स गायब हो जाने चाहिए थे, क्योंकि यूँ कहा जा सकता था कि तुम्हारे शरीर पर जलने के मार्क्स होते ही नहीं।
उस वक्त मुझे एक बात का अंदाजा हो गया था कि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम्हारा शरीर हीट रेजिस्टेंट है। अनिका की पूरी बात सुनने के बाद आशीष चौंक गया था। उसे अनिका की सूझबूझ को देखकर यकीन हो रहा था कि अनिका हर बात को, हर पहलू को कितनी बारीकी से देखती थी। अनिका की बातों से आशीष काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड लग रहा था। आशीष ने अनिका को पूरी बात समझाते हुए कहा, हाँ तुम बिल्कुल सच कह रही हो। उस अंधेरे कमरे में जब छोटे बच्चे पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तब अलग अलग बच्चों के शरीर पर पाउडर ड्रग के अलग अलग असर दिखाई दे रहे थे। अलग अलग बच्चों में असर की मात्रा भी अलग अलग होती थी। किसी पर ज़्यादा असर होता तो किसी पर कम। एक बच्चा था जिसका शरीर पूरी तरह से हीट रेजिस्टेंट बन चुका था। आग से तो जैसे उसे बिल्कुल डर ही नहीं लगता था। जलते तवे पर हाथ रख दे या फिर जलते हुए अंगारों पर चले, उसके शरीर को कुछ फील नहीं होता था। मगर वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। वह हमेशा गुमसुम रहता था। वह किसी भी हालत में नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता था। बड़े होने के बाद अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए मुझे किसी और की आइडेंटिटी की ज़रूरत थी। वह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था, मगर उसे लंबी उम्र से ज़्यादा सुकून की ज़िंदगी पसंद थी। इसलिए खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन की आंखों में धूल झोंक कर मैंने अपनी आइडेंटिटी उसके साथ बदल ली। लोगों को लगा कि मैं ही वह पांचवा शख्स हूँ जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होने के बाद भी अब तक जिंदा है, और वह लड़का भी गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है, मगर वह इनोसेंट है। इन सारी बातों से उसका लेना देना नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताऊंगा। और अनिका, तुम भी मुझे फोर्स मत करना उसे इन सब बातों में धकेलने की। उसका कोई कसूर नहीं है। वह बड़ी ही शांति से ज़िंदगी बिता रहा है, उसे वही रहने दो। आशीष की पूरी बात सुनने के बाद अनिका ने आशीष से कहा, मैं जानती हूँ वह आदमी कौन है। अनिका की बात सुनकर आशीष हैरान होकर अनिका को देखता रहा। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह इंसान और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर एलिस है ना? अनिका के मुंह से यह बात सुनकर आशीष हैरान हो गया। आशीष ने टकती हुई आवाज़ में अनिका से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि प्रोफेसर एलिस वही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ? आशीष के इस रिएक्शन से एक बात तो कंफर्म हो गई थी कि अनिका जो कुछ भी कह रही थी वह सच था। आशीष की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, हाँ, जब गेंडा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आग लगाने के बाद वहाँ से फरार हो गया, तब वह यह नहीं जानता था कि जिस प्रोफेसर एलिस के साथ वह लड़ रहा था वही उसके बचपन का साथी था, जो पाउडर ड्रग लेने के बाद हीट रेजिडेंट हो गया था। प्रोफेसर एलिस को मारने के लिए गेंडे ने लाइब्रेरी में आग लगा दी। काफ़ी बच्चे प्रोफेसर एलिस को बचाने के लिए लाइब्रेरी में कूद पड़े। तुम्हारी एक बात बिल्कुल सच है, प्रोफेसर एलिस सचमुच बहुत इनोसेंट हैं। बच्चों की जान बचाने के लिए वह अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है, और मैं उसके इस जज्बे की कदर करती हूँ। मगर प्रोफेसर एलिस वह इंसान है जिसकी तुम बात कर रहे हो। इस बात का शक मुझे उसी दिन हो गया था जब एलिस को अस्पताल में एडमिट किया गया था। एलिस को बचाते हुए कई बच्चों के शरीर पर जलने की वजह से इंजरी हुई थी, मगर प्रोफेसर एलिस के शरीर में एक खरोच भी नहीं लगी थी। लाइब्रेरी में जिस तरह की भयंकर आग लगी थी, ऐसी आग में आधे घंटे तक वक्त बिताने के बावजूद एलिस के शरीर पर आग की वजह से एक खरोच भी नहीं आई थी। यह देखकर मुझे उस वक्त काफ़ी ताज्जुब हुआ था। आज तुम्हारी बात सुनने के बाद कड़ियों से कड़ियाँ जोड़कर मैंने ही अंदाज़ा लगा लिया कि तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो वह कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर एलिस है। आशीष ने अनिका की पूरी बात सुनकर सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। अनिका के मन में एक साथ कई और सवाल उठ रहे थे जिनका जवाब जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी था। कुछ देर खामोश रहने के बाद अनिका ने आशीष से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस वक्त तुम जो कुछ भी सोच रहे हो, मेरा मतलब है आशीष जो कुछ भी सोच रहा है, क्या वह सारी बातें क्रिस्टोफर जानता है? आशीष अनिका का सवाल अच्छी तरह से समझ सकता था। अपने दोनों हाथ जेब में डालकर आशीष ने बड़ी ही शांति से अनिका से कहा, नहीं, फिक्र मत करो, इस वक्त मैं जो कुछ भी सोच रहा हूँ वह बातें क्रिस्टोफर तक नहीं पहुँचेंगी। देखो, मैं तुम्हें मेरी सिचुएशन अच्छी तरह से समझाता हूँ। मेरा यह जो शरीर है उस पर मेरा और क्रिस्टोफर दोनों का कब्जा है, मगर जिस वक्त इस शरीर में मैं होता हूँ तब यह दिमाग क्या सोचता है वह क्रिस्टोफर कभी नहीं जान पाता, क्योंकि यह शरीर आशीष डोगरा का है और यह दिमाग भी आशीष डोगरा का है। क्रिस्टोफर इस शरीर में मेहमान बनकर आया था, मगर धीरे धीरे वह मुझ पर हावी होने लगा। क्रिस्टोफर आशीष डोगरा की पर्सनैलिटी पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व जमाने लगा।
मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पास अब वक्त बहुत कम है। क्रिस्टोफर धीरे धीरे मेरी पूरी पर्सनैलिटी पर कब्जा कर लेगा। इस शरीर में कभी मैं तो कभी वो रहते हैं, मगर जिस दिन क्रिस्टोफर ने मेरी पूरी पर्सनैलिटी पर कब्जा कर लिया, उस दिन आशीष डोगरा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा और उसके बाद इस शरीर की सिर्फ एक ही पहचान रह जाएगी, वो होगी क्रिस्टोफर की। क्रिस्टोफर ने न सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि पूरी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन पर अपना वर्चस्व जमा कर रखा है। क्रिस्टोफर इस दुनिया पर राज करना चाहता है। वह अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझता है और इसलिए वह कहीं ना कहीं तुम्हें भी अपना गुलाम बनाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि तुम काफ़ी जिद्दी हो और आसानी से किसी के कब्जे में नहीं आ सकती। वह ना तो तुमसे नफरत करता है और ना ही तुमसे प्यार करता है। बस क्रिस्टोफर किसी को अपने जितना पावरफुल होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए वह तुम्हारे पावर को अपने पावर के सामने झुकाना चाहता है और तुम्हें अपना गुलाम बनाकर अपने दिल की तसल्ली देना चाहता है। वह इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। अनिका को पूरी बात समझाने के बाद आशीष धीरे से चलकर अनिका के पास गया और धीमी आवाज़ में अनिका से कहने लगा, देखो अनिका, मेरे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले क्रिस्टोफर हमेशा हमेशा के लिए मेरे शरीर में से निकाल दे और तुम्हारी कोई मदद ना कर पाऊँ, उससे पहले हमें भी एक V16 पाउडर तक पहुंचना है। आशीष की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका ने अंदाज़ा लगा लिया था कि एक पावर ड्रग जिस वक्त अलेक्जेंडर ने क्रिस्टोफर के हवाले किया था, उसी वक्त क्रिस्टोफर ने V16 पावर ड्रग से अपने आप को इंजेक्ट कर लिया होगा। हैरान अनिका ने आशीष से पूछा, क्या V16 पावर ड्रग क्रिस्टोफर ने अपने शरीर में इंजेक्ट नहीं किया? अनिका को पूरी बात समझाते हुए आशीष ने कहा, नहीं, ये इतना आसान नहीं है। इस वक्त इस शरीर पर हम दोनों का अधिकार है। अपने आप को बचाने के लिए जब क्रिस्टोफर ने V16 पावर ड्रग का इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, तब मैंने उसको रोक लिया। देखो अनिका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। मुझे आगे जीने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही है। मेरी वजह से और मेरे उस शरीर की वजह से कई कॉम्प्लिकेशन खड़े हुए हैं, मगर नन्हे से अलेक्जेंडर के पास तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है जीने के लिए। हमें किसी भी हालत में अलेक्जेंडर को बचाना होगा। इस वक्त तो किसी भी हालत में मैंने क्रिस्टोफर को V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज अपने शरीर में इंजेक्ट करने से रोक रखा है, मगर बहुत जल्द इसकी पर्सनैलिटी पर वह मेरी पर्सनैलिटी पर हावी हो जाएगा और इस शरीर पर अपना कब्जा जमा लेगा। उसके बाद तुम्हारी कोई मदद मैं नहीं कर पाऊंगा। देखो अनिका, ये बात भी सच है कि मुझे कैंसर नहीं है। पावर ड्रग के कारण मेरे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं, उसकी वजह से मुझे काफ़ी खांसी आती है और मेरे सेल्स भी अगर एग्जामिन किए जाएं तो ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे शरीर में कैंसर के सेल्स हर जगह फैले हुए हैं, मगर हकीकत में वह कैंसर नहीं है। बहुत खास है यह पावर ड्रग का साइड इफ़ेक्ट। दवाई लेते ही मेरी खांसी शांत हो जाती है, मगर मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूँ कि V16 पावर ड्रग की मुझसे कई ज़्यादा ज़रूरत अलेक्जेंडर को है। मैं ज़्यादातर देर तक क्रिस्टोफर को रोक नहीं पाऊँगा। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी सिर्फ क्रिस्टोफर को पसंद करते हैं, आशीष डोगरा को नहीं। कभी कभी अपनी किस्मत के बारे में सोचता हूँ तो अकेले बैठे बैठे भी हंस पड़ता हूँ। कहने के लिए तो इंसान के शरीर में इतने सारे अंग हैं, मगर हर चीज़ दिमाग से जुड़ी हुई है। ये दिमाग ही है जो हम बनाता है और ये दिमाग ही है जो हमें आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है और ये दिमाग ही है जो हमें ज़मीन की तह से मिला दे। जिस दिन दिमाग काम करना बंद कर देता है, इंसान की मौत हो जाती है। मगर मेरा दिमाग तो शरीर के मरने से पहले ही मेरी आत्मा को निकाल कर बाहर फेंकना चाहता है। पहले तो आशीष डोगरा की कमजोरी देखकर क्रिस्टोफर आशीष डोगरा को बचाने आता था और अब आशीष डोगरा की ही कमजोरी का फ़ायदा उठाकर क्रिस्टोफर आशीष डोगरा को हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर से निकाल कर बाहर फेंकना चाहता है। अनिका, तुम घबराओ मत, कुछ देर तक क्रिस्टोफर के साथ रहो। वह जो कहता है वह सब फॉलो करो। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस वो तुम्हें अपना गुलाम बनाकर अपने आप को पावरफुल महसूस करवाना चाहता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बचे हुए वक्त में मैं क्रिस्टोफर से यह जानकारी ज़रूर हासिल कर लूँगा कि क्रिस्टोफर ने V16 पावर ड्रग कहाँ छुपाया है। एक बार अगर वह पावर ड्रग मेरे हाथ लग जाए तो बाद में हम दोनों मिलकर अलेक्जेंडर को बचा लेंगे। मगर अनिका, तब तक के लिए तुम्हें क्रिस्टोफर के सामने अपना सिर झुकाना ही होगा। आशीष ने अनिका से कहा, अगर हमें क्रिस्टोफर के साथ इस जंग में जीतना है तो हम दोनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
आशीष धीरे से अनिका के कानों के पास आकर अनिका को उसका प्लान बताने लगा। जैसे जैसे आशीष अपना प्लान अनिका को बताता गया, वैसे वैसे आशीष की आवाज़ में भारीपन आने लगा। जैसे ही आशीष ने अनिका को अपना पूरा प्लान बताया, अचानक ही आशीष ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और अपने चश्मे को निकाल कर जमीन पर फेंक दिया और अनिका की ओर घूरते हुए देखकर कहने लगा, बहुत बकवास करता है आशीष। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम उसे पसंद नहीं करती, मगर फिर भी उसकी बकवास सुनती रहती हो। पूरा दिन बक 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 करके बोर करते रहता है। अरे इस तरह थोड़ी लड़कियां पटाई जाती हैं। लड़कियों को अगर पटाना है तो उसके दिल में जगह बनानी पड़ती है। उसके सामने भीख मांगने से वह प्यार नहीं देती। यह बात उसको समझ नहीं आती। खैर आशीष के साथ तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो कुछ बातें हमारे साथ भी कर लो। मैं तुमसे कहा ना, मैं एक दिन तुम्हें अपना गुलाम बना कर रहूँगा। तो चलो आज अपने मुंह से कबूल करो कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरी गुलाम। अनिका जानती थी कि क्रिस्टोफर की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए उसे क्रिस्टोफर की बात माननी ही थी। अनिका ने क्रिस्टोफर की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ ठीक है, मैं कबूल करती हूँ कि मैं तुम्हारी गुलाम हूँ और तुम मेरे मालिक। अनिका की बात सुनते ही क्रिस्टोफर जोर जोर से तालियां बजाने लगा। तालियों की गूंज वेयर हाउस की हर दिशा में टकरा कर वापिस अनिका के कानों पर पड़ने लगी। हालांकि ताली सिर्फ 2 हाथों से बज रही थी, मगर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भरे हुए स्टेडियम के बीचों बीच खड़ी थी और हजारों दर्शक एक साथ तालियां बजा रहे थे। फिर अचानक ही क्रिस्टोफर ने अपनी जेब से एक गोली निकाली और अनिका के हाथ में थमाते हुए कहा, चलो अब यह गोली खा जाओ। अनिका हैरानी से क्रिस्टोफर की ओर देखने लगी। क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अरे डरो मत जाने मन, मैं तुम्हारी जान नहीं लूँगा। अरे इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ी जाने दूंगा। यह तो मुझे डर लग रहा है कि तुम भी अगर मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। और अगर अलेक्जेंडर की जान बचाना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करती जाओ। यह गोली खा लो। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं कंफर्म कर लेना चाहता हूँ कि तुम कहीं मुझे छोड़कर भाग न जाओ। उस किंग के बच्चे ने मुझे भिखारी बना दिया है। मेरे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और इस वक्त मेरा साथ देने के लिए गेंडा भी नहीं है जो तुमसे लड़कर मुझे बचा लेता। और तुम तो जानती ही हो मेरी फाइटिंग स्किल्स तुम्हारी जितनी शार्प नहीं है। अगर तुमने और मुझ में फाइट हो जाए तो मुझे हराना तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। मुझे तुम्हें हराना बेहद मुश्किल हो जाएगा। तुम ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी हो, फाइटिंग रिंग में किसी को भी हराने की ताकत रखती हो, मगर मैं तो खुद किसी और के शरीर में रहता हूँ। मगर डरो मत, धीरे धीरे इस शरीर पर और तुम पर मेरा कब्जा होगा। चलो अब यह गोली खा लो। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि गेंडा मर चुका था। गेंडे के मरने के बाद रानी आलिशा ने रोहित को कॉल किया था। रानी आलिशा ने रोहित को बताया था कि गेंडे की मौत हो चुकी है, मगर गेंडे ने मरने से पहले रानी के नए सिक्योरिटी गार्ड के शरीर में पाउडर ड्रग के इंजेक्शन लगा दिए थे। उनमें से एक गार्ड को पाउडर ड्रग के साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा हो गए थे कि वह उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। रानी आलिशा जानना चाहती थी कि बाकी गार्ड जिनको गेंडे ने पाउडर ड्रग का इंजेक्शन लगाया था उन्हें बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तभी अनिका ने रानी आलिशा को समझाते हुए कहा था कि गेंडे के पास जो पाउडर ड्रग मौजूद था वह प्योर फॉर्म में नहीं था। वह इंसान के शरीर पर उस तरह के इम्पैक्ट नहीं ला सकता था जितना इम्पैक्ट पाउडर ड्रग ला सकता था, जिसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट भी प्योर फॉर्म ऑफ पाउडर ड्रग से काफ़ी ज़्यादा हल्के थे, जिससे सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई थी। वह काफ़ी अनफॉर्चुनेटली, मगर बाकी सिक्योरिटी गार्ड के शरीर में अगर अब तक खतरनाक साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाई दिए तो वह आउट ऑफ डेंजर हो जाएंगे। अनिका की बात सुनने के बाद रानी आलिशा ने चैन की सांस ली। रानी आलिशा को अपनी क्लोज सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके लिए बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि गेंडे ने जानबूझकर उन सिक्योरिटी गार्ड को पाउडर ड्रग के इंजेक्शन लगाए थे ताकि वह लोग रातों रात ताकतवर बन जाएं और रानी आलिशा की सिक्योरिटी करने के लायक हो जाएं। रानी आलिशा यह जानती थी कि गेंडे ने मरने से पहले जो कुछ भी किया था वह सिर्फ और सिर्फ रानी आलिशा की सेफ्टी को नज़र में रखते हुए किया था। हालांकि खुद रानी आलिशा नहीं चाहती थी कि अपनी सेफ्टी के लिए वह किसी और की जान खतरे में डाल दे। रानी आलिशा को अपनी प्रजा के साथ साथ अपने कर्मचारियों की सेहत में भी बेहद चिंता थी, मगर वह यह नहीं जानती थी कि गेंडे ने जो कुछ भी किया था वह आखिरकार कहीं ना कहीं रानी आलिशा के लिए ही किया था।
गेंडा दुनिया के लिए एक बेहद खतरनाक इंसान था, मगर रानी आलिशा के लिए गेंडे की फीलिंग काफ़ी प्योर थी। रानी आलिशा ने रोहित से इजाज़त लेते हुए पूछा, अगर तुम लोगों को ऐतराज़ ना हो तो गेंडे को एक रॉयल गार्डन होने की हैसियत से विदा देना चाहती हूँ। रानी आलिशा की रिक्वेस्ट सुनते ही रोहित और अनिका ने एक दूसरे को देखा और रोहित ने रानी आलिशा को जवाब देते हुए कहा, देखिए, जो आदमी मर गया वह इस दुनिया में है ही नहीं। उसे इस दुनिया की सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ इस दुनिया में उससे हुए सारे अपराधों से भी मुक्त कर देना चाहिए। आपको जो ठीक लगता है आप कर सकती हैं, हमारी तरफ से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अनिका जब यह सोच ही रही थी तब अचानक ही क्रिस्टोफर ने अनिका की आंखों के सामने चुटकी बजाई और कहा, चलो अब गोली खा जाओ, वक्त खराब मत करो, हमारे पास और बहुत काम है। अनिका ने जब अपने हाथ में पकड़ी हुई टैबलेट को सूंघा तब अनिका समझ गई थी कि जो टैबलेट क्रिस्टोफर ने अनिका को दी थी वह टैबलेट एक ऐसा ड्रग था जिसकी वजह से अनिका के मसल्स काफ़ी वीक हो जाते। क्रिस्टोफर ऐसा क्यों कर रहा था, वह बात भी अनिका अच्छी तरह समझ रही थी। क्रिस्टोफर अच्छी तरह जानता था कि अनिका को फाइट में हराना क्रिस्टोफर के लिए काफ़ी मुश्किल था, इसलिए अनिका के मसल्स को निर्जीव करके क्रिस्टोफर अनिका की फाइटिंग कैपेसिटी उससे छीनना चाहता था। अनिका जब मन ही मन सोच रही थी कि उसे वह टैबलेट खानी चाहिए या नहीं, तब क्रिस्टोफर ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से कहा, चलो जल्दी करो और वह टैबलेट निगल जाओ। अगर अपने बेटे अलेक्जेंडर से मिलना चाहती हो तो चुपचाप वही करती रहो जो मैं कह रहा हूँ। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त क्रिस्टोफर के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था। अनिका ने चुपचाप क्रिस्टोफर की बात मानते हुए टैबलेट को अपने गले से नीचे उतार दिया। टैबलेट के शरीर में जाते ही अनिका अपने मसल्स में कमजोरी महसूस करने लगी। अनिका समझ चुकी थी कि इस तरह से क्रिस्टोफर अनिका को कमजोर कर देना चाहता था। अनिका एक डॉक्टर होने के नाते यह भी जानती थी कि इस टैबलेट का असर 24 घंटे तक शरीर में रहता था, इसलिए अब क्रिस्टोफर का प्लान समझ गई थी। जब तक अनिका को अपने साथ रखने वाला था तब तक हर दिन वह अनिका को एक टैबलेट निगलने के लिए कहने वाला था, मगर अनिका के पास क्रिस्टोफर की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। टैबलेट निगलने के बाद अनिका के मसल्स काफ़ी स्टफ होने लगे। वह अपने मसल्स में काफ़ी कमजोरी भी महसूस कर रही थी। तभी क्रिस्टोफर ने ताली बजाते हुए अनिका से कहा, शाबाश मेरी गुलाम, चलो गुलामी का पहला कदम तो तुमने बड़ी आसानी से पार कर लिया। इसी तरह चुपचाप अगर मेरी कही हर बात मानोगी तो मैं तुमसे खुश रहूँगा, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारी बातें तो तुमने आशीष के साथ डिस्कस कर ही ली होंगी। अनिका अच्छी तरह से बड़ी बड़ी आंखों से क्रिस्टोफर को घूरने लगी। वह जानना चाहती थी कि अब क्रिस्टोफर का आगे का प्लान क्या था। क्रिस्टोफर ने अनिका को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, चलो अब इस वेयर हाउस के पीछे गेट से बाहर निकलो। अनिका धीरे धीरे आगे चलने लगी और क्रिस्टोफर अनिका को देखते हुए अनिका के पीछे पीछे धीरे धीरे चलता रहा। कुछ ही देर में अनिका और क्रिस्टोफर वेयर हाउस के बाहर निकले। क्रिस्टोफर ने अनिका को एक लंबी लग्जरी गाड़ी दिखाते हुए कहा, चलो अब उस ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओ। अनिका हैरानी से क्रिस्टोफर को देखने लगी। तभी क्रिस्टोफर ने फिर से अनिका को एक हल्का सा धक्का मारा और कहा, जाओ उस गाड़ी में बैठ जाओ। क्रिस्टोफर की बात मानते हुए अनिका उस लंबी सी लग्जरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। तभी क्रिस्टोफर ठीक अनिका के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया और अपना सीट बेल्ट बांधते हुए अनिका से कहने लगा, ड्राइवर को भी सीट बेल्ट बांधना कंपलसरी है, वरना पुलिस पकड़ सकती है। चलो अपना सीट बेल्ट बांध लो। क्रिस्टोफर की बात मानते हुए अनिका ने सीट बेल्ट पहन लिया। क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, अब कार चलाओ। अनिका हैरानी से क्रिस्टोफर को देखने लगी। क्रिस्टोफर ने कहा, एक गुलाम होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि मालिक की गाड़ी को चलाओ। अब चुपचाप ड्राइव करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ड्राइविंग स्किल काफ़ी अच्छी है। बिना आर्गुमेंट के अनिका ने कार स्टार्ट कर दी और कार चलाने लगी। क्रिस्टोफर कार में खामोशी से बैठा रहा। अनिका हैरानी से उसकी ओर देखती रही। तभी क्रिस्टोफर ने अपनी जेब से सिगार निकालते हुए अनिका से कहा, मुझ पर ध्यान मत दो, आगे रास्ते पर ध्यान दो, वरना अपने साथ मुझे भी लेकर मरोगी। यह कहते हुए क्रिस्टोफर ने अपनी सिगार लाइट कर दी। अनिका यह देखकर हैरान हो गई कि जिस आशीष की लंग में हमेशा इन्फेक्शन रहता था, वही क्रिस्टोफर पर बिना खासे बड़े ही आराम से सिगार के कस लगा रहा था। अनिका को यह देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि एक दिमाग शरीर के ऊपर क्या क्या बदलाव कर सकता था। एक डॉक्टर होने के बावजूद अनिका को दिमाग की इस ताकत को देखकर काफ़ी हैरानी हो रही थी। कार में बिल्कुल खामोशी छाई रही। लगातार अनिका 2 घंटे तक ड्राइव करती रही। क्रिस्टोफर बस हाथ में के इशारे से अनिका को डायरेक्शन दिखाता रहा।
रास्ते पर लगे साइन बोर्ड को पढ़कर वह इतना समझ गई थी कि क्रिस्टोफर एनिका को इंग्लैंड से दूर स्कॉटलैंड की ओर ले जा रहा था। कार चलाते हुए अनिका ने क्रिस्टोफर से पूछा, अलेक्जेंडर कहाँ है? क्रिस्टोफर ने कुछ देर तक अनिका की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब अनिका ने फिर से सवाल दोहराते हुए क्रिस्टोफर से पूछा, मैंने आपसे सिर्फ यह पूछा है कि अलेक्जेंडर कहाँ है? जैसे इस बार क्रिस्टोफर ने अनिका की ऊंची आवाज सुनी, क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, गाड़ी साइड में रोक दो। अरे अनिका हैरान हो गई, मगर क्रिस्टोफर की बात मानते हुए अनिका ने कार रास्ते के एक तरफ लगा दी। अनिका ने देखा कि चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। सूरज जलने के कारण काफी अंधेरा भी छा गया था। तभी अचानक क्रिस्टोफर अपनी साइड का दरवाजा खोलकर कार से उतर गया। अनिका भी कार से उतरकर क्रिस्टोफर के पीछे पीछे जाने लगी। क्रिस्टोफर जंगल के अंदर एक छोटी सी पगडंडी पर चलने लगा। अनिका भी क्रिस्टोफर के पीछे पीछे चलने लगी। तभी अचानक क्रिस्टोफर रुक गया और अनिका की ओर देखने लगा। अनिका को देखकर क्रिस्टोफर तेज सांसें लेने लगा। अनिका ने कुछ देर खामोश रहने के बाद क्रिस्टोफर से पूछा, कहाँ जा रहे हो क्रिस्टोफर? अनिका की बात सुनकर अचानक ही क्रिस्टोफर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा, क्या तुम जानती हो मैं इस जंगल में क्या करने आया हूँ? अनिका हैरानी से क्रिस्टोफर को देखने लगी। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।